शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रायोरिटाइज करती है कि कुछ सेक्टर को लैंड करे इंडियन इकोनॉमी में। इसके पीछे क्या प्राइमरी रीजन है? ऑप्शन ये कर रहा है कि टू जनरेट द हाईएस्ट प्रॉफिट फॉर द बैंक, टू इंश्योर बैलेंस डेवलपमेंट एंड एड्रेस द क्रिटिकल नीड, टू इनकरेज लैंडिंग टू लार्ज कॉर्पोरेशन ओनली। देखिए इसका सही जवाब क्या है। बैंक जो है प्रॉफिट तो एम है बैंक का, लेकिन आरबीआई का प्रायोरिटाइजेशन फोकस है ग्रुप ब्रोडर इकोनॉमिक गोल, तो ये तो नहीं होगा। टू इंश्योर बैलेंस डेवलपमेंट एंड एड्रेस क्रिटिकल नीड, ये सही जवाब है। आरबीआई प्रायोरिटाइज करती है कि वो लैंड करे, इंश्योर करे एसेंशियल सेक्टर को, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, स्मॉल बिजनेस हो गया, एमएसएमई हो गया, ठीक है। और लास्ट जो करा है टू इनकरेज लैंडिंग टू लार्ज कॉर्पोरेशन ओनली, तो लार्ज कॉर्पोरेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन आरबीआई ये भी चाहती है कि वो स्मॉल प्लेयर को भी सपोर्ट करे, तो ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। एमएसएमई आर कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, व्हाट इज नॉट अ की बेनिफिट ऑफ एमएसएमई। तो एमएसएमई को हम लोग बैकबोन मानते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा की बेनिफिट नहीं है? पहला कर रहा है हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट फॉर सेटिंग अप, तो एमएसएमई को माना जाता है उनका लो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होता है, ठीक है, तो ये गलत है। फिर बी कर रहा है कि क्रिएशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ जॉब्स, तो एमएसएमई सिग्निफिकेंट जॉब क्रिएटर होता है, खासकर नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये बिल्कुल सही जवाब है। कंट्रीब्यूशन टू द इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो एमएसएमई एक कल्चर ऑफ इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को फोस्टर करता है, तो ये हमारा क्या है? सही जवाब है। तो सवाल क्या पूछा था? नॉट, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन गवर्नमेंट एम्स टू अचीव बैलेंस एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एग्जाम्पलीफाई हाउ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग एंड एमएसएमई कंट्रीब्यूट टू दिस गोल। तो ऑप्शन ए कर रहा है कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग प्रोवाइड्स ईजी एक्सेस टू द क्रेडिट फॉर लार्ज कॉर्पोरेशन बूस्टिंग ओवरऑल जीडीपी, ये गलत है। देखिए एक्सेस टू क्रेडिट जो है लार्ज कॉर्पोरेशन को, इकोनॉमी को तो हेल्प करेगा, लेकिन इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए हेल्पफुल नहीं है। बी कर रहा है कि एमएसएमई क्रिएट अ हाई नंबर ऑफ लो कॉस्ट जॉब पार्टिकुलरली बेनिफिटिंग रूरल एरिया। देखिए ये सबसे रिलेवेंट एग्जांपल है, एमएसएमई जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है खासकर रूरल एरिया में, इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाता है इन सभी एरियाज में, ये सही जवाब है। सी कर रहा है कि बोथ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग एंड एमएसएमई फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट इन स्पेसिफिक इंडस्ट्री। तो देखिए प्रॉफिटेबिलिटी तो इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग और एमएसएमई का एम ये है कि हम कंट्रीब्यूट करें ब्रॉडर इकोनॉमिक ग्रोथ, ना कि हम स्पेसिफिक सेक्टर में प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें, तो ये भी नहीं होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर इंट्रोड्यूसिंग पीएसएल इन इंडिया। तो ऑप्शन ए कर रहा है टू इंक्रीज प्रॉफिट फॉर कमर्शियल बैंक। आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ सेक्टर नॉट कंसीडर्ड क्रूशियल फॉर नेशनल डेवलपमेंट, कंसीडर्ड क्रूशियल फॉर नेशनल डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ पीएसएल इन इंडिया। पहला कर रहा है आईटी सर्विस, तो ये वेल एस्टैब्लिश इंडस्ट्री है, अच्छा एक्सेस है क्रेडिट का, तो पीएसएल वैसा सेक्टर पे फोकस करता है जहाँ पे स्पेसिफिक सपोर्ट चाहिए, तो यहाँ पे तो पीएसएल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एमएसएमई को चाहिए। एमएसएमई पीएसएल का वाइटल पार्ट होता है, इसको डेडिकेटेड सपोर्ट चाहिए क्योंकि इसका रोल है जॉब क्रिएशन में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। फिर लोन फॉर स्टार्टअप, तो देखिए ये जो है ये ध्यान रखना है कि ये करंटली कोई सेपरेट पीएसएल कैटेगरी नहीं है, इसको हम लोग अदर के अंदर डाल देते हैं, जो अदर कैटेगरी है उसके अंदर आता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को पीएसएल की कोई रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि व्हाट इज द बेसिस फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट इन इंडिया। तो पीएसएल टारगेट का बेसिक क्या है? तो चलिए देखते हैं। पहला कह रहा है कि बैंक टोटल नंबर ऑफ ब्रांच, फिर दूसरा कह रहा है कि बैंक ओवरऑल प्रॉफिट इन द प्रीवियस ईयर, सी कह रहा है कि बैंक एडजस्टेड एएनबीसी और अ सिमिलर मेजर। देखिए दोस्तों पीएसएल का जो टारगेट है वो एएनबीसी पे बेस्ड होता है कि हम लोग जब भी पीएसएल सेट करते हैं ना तो हम लोग परसेंटेज ऑफ एएनबीसी देखते हैं कि एएनबीसी यानी एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट उसका कितना परसेंटेज है, तो पीएसएल टारगेट को एएनबीसी के परसेंटेज पे सेट किया जाता है जो कि उनके लैंडिंग कैपेसिटी को दर्शाता है। एएनबीसी क्या दर्शाता है? बैंक के लैंडिंग कैपेसिटी को, ठीक है। अगला सवाल है कि अमंग द फॉलोइंग बैंक कैटेगरी विच वन हैज द लोएस्ट मिनिमम। तो आपके सामने कुछ बैंक की कैटेगरी दिए गए, आपको बताना है कि किसमें सबसे लोएस्ट मिनिमम पीएसएल टारगेट है लैंडिंग टू नॉन एक्सपोर्ट प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग एक्सक्लूडिंग एक्सपोर्ट। क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए। सवाल क्या पूछा जा रहा है? आपके सामने कुछ बैंक के कैटेगरी दिए गए हैं किसमें सबसे लोएस्ट मिनिमम पीएसएल टारगेट है कि वो लैंड करे नॉन एक्सपोर्ट प्रायोरिटी सेक्टर को एक्सक्लूडिंग एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट को छोड़ के जो प्रायोरिटी सेक्टर है सबसे मिनिमम लिमिट किसको है? ऑप्शन है डोमेस्टिक एंड लार्ज बैंक, इट्स स्मॉल फाइनेंस फॉरेन बैंक, स्मॉल फॉरेन बैंक और आरआरबी। देखिए इसको मैं समझाता हूँ। आरआरबी जो है हाईएस्ट ओवरऑल पीएसएल टारगेट है 75% का, लेकिन जो उनका वेटेज है कुछ सेक्टर के लिए जैसे कि मीडियम इंटरप्राइज वो उनके मिनिमम लैंडिंग को रिड्यूस कर देता है। और डोमेस्टिक और फॉरेन बैंक का मिनिमम 8% टारगेट है नॉन एक्सपोर्ट पीएसएल के लिए, ठीक है। तो ये है। क्या आप जेआईवी के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जो कि आगामी अक्टूबर में इसका एग्जामिनेशन का डेट आ चुका है? तो फ्रेंड्स आपके लिए मैं परफेक्ट सॉल्यूशन लाया
आया हूँ, हमारा जो एक्सटेंसिव मॉक टेस्ट प्लान है चारों सब्जेक्ट्स का, INIFS, AFM, PPB, RBWM, उसको डिज़ाइन ही किया गया इस तरह कि इसके माध्यम से आप अपने एग्जामिनेशन को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको डेली क्विजेस, वीकली यूनिट वाइज मॉक टेस्ट, ध्यान दीजिएगा मैं डेली क्विजेस की बात कर रहा हूँ, वीकली यूनिट वाइज मॉक टेस्ट आपको मिलता है। उसके बाद आपको मॉड्यूल वाइज मंथली आपको मॉड्यूल वाइज टेस्ट मिलता है, और फाइनली आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलता है। यानी 4 चीज़ का कॉम्बिनेशन है, डेली क्विजेस, यूनिट वाइज वीकेंड क्विज, मॉड्यूल वाइज मंथली टेस्ट एंड 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो फ्रेंड्स आपको फुल्ली प्रिपेयर बना देगा आगामी JIV के एग्जामिनेशन के लिए। इसके साथ साथ दोस्तों आपको 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलता है। प्रत्येक मॉक टेस्ट का, प्रत्येक क्विजेस का कंप्लीट सॉल्यूशन PDF वीडियो एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलता है, जो कि हमारे ऐप के माध्यम से आप एक्सेस कर सकते हैं, और साथ ही साथ वेब प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है। मात्र 200 रुपये में दोस्तों आप हमारे JIV एंड CIV मेड सिंपल ऐप के माध्यम। हाल है कि एक टेबल आपके बुक में दिया हुआ है, आपके पूछा गया है कि कौन सा कैटेगरी है बैंक का जिसका हाईएस्ट मिनिमम PSL टारगेट है, खासकर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के प्रति एग्रीकल्चर में। अब देखिए एग्रीकल्चर का पहले आप कैटेगरी, आपको सबसे पहले तो एग्रीकल्चर का क्या टारगेट है वो देखना है। अब एग्रीकल्चर के अंदर भी एक सब टारगेट होगा, आपको पता है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का, वो देखना है। तो दोस्तों टेबल पहला कर रहा है डोमेस्टिक एंड लार्ज फॉरेन बैंक मिनिमम 10%। तो टेबल में साफ साफ लिखा गया है कि जो डोमेस्टिक और लार्ज फॉरेन बैंक है उसमें कम से कम 10% का टारगेट दिया गया है। किसके लिए? SMF के लिए, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए। तो सही है। ये हाईएस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है हाईएस्ट, फिर कह रहा है स्मॉल फॉरेन बैंक, तो ये भी ऑप्शन जो है ये एप्लीकेबल ही नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन क्लियरली डिस्क्वालीफाई किया गया है। ठीक है, टेबल में लिखा गया है नॉट एप्लीकेबल। फिर सी कह रहा है कि रीजनल रूरल बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो यहाँ पे ये सही है। देखिए डोमेस्टिक और लार्ज फॉरेन बैंक को 10% मिनिमम टारगेट हो, लेकिन आप देखेंगे तो RRB और SFB का भी 10% टारगेट है, लेकिन क्रूशियल एडिशन ये है कि उनको SMF के प्रति डायरेक्टेड किया गया है। ठीक है, तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी। RBI से डिफरेंशियल PSL की टारगेट फॉर एग्रीकल्चर अक्रॉस बैंक कैटेगरी। व्हाट इज द प्राइमरी बिहाइंड दिस पॉलिसी, प्राइमरी रीजन बिहाइंड दिस पॉलिसी? तो RBI जो है अलग अलग डिफरेंशियल PSL प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट सेट की है एग्रीकल्चर के लिए। इसके पीछे रीजन क्या है? टू इनकरेज कॉम्पिटिशन अमॉन्ग बैंक्स इन स्पेसिफिक सेक्टर। देखिए कॉम्पिटिशन जो है साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन ये प्राइमरी गोल नहीं है। to ensure that all bank contribute equally regardless of size और फोकस, तो इक्वल कंट्रीब्यूशन जो है मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। RBI कंसीडर करती है कि स्ट्रेंथ क्या है, टारगेट मार्केट क्या है अलग अलग बैंक का, तो ये गलत ऑप्शन है। सी कर रहा है कि टू टारगेट क्रेडिट फ्लो टुवर्ड प्रायोरिटी एरिया लाइक सपोर्टिंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। देखिए ये सबसे मोस्ट लाइकली रीजन है। RBI हायर PSL टारगेट सेट करती है एग्रीकल्चर के लिए, खासकर RRB के लिए और SFB के लिए, जो कि बेटर पोजीशन है रूरल एरिया तक पहुंचने के लिए, और ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को सपोर्ट करती है जो कि चैलेंजेस फेस करते हैं। तो ये जो अप्रोच है ये इंश्योर करता है कि जो क्रेडिट उन तक पहुंचे जिनको सबसे ज़्यादा जरूरत है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। चलिए आगे देखते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट यानी ANBC और COB दैट डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक एंड लार्ज फॉरेन बैंक मस्ट एलोकेट टुवर्ड लैंडिंग टू माइक्रो एंटरप्राइज। तो सवाल है कि मिनिमम ANBC का परसेंटेज कितना हो, COB का परसेंटेज कितना हो, जो कि डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक और LFB एलोकेट करें माइक्रो एंटरप्राइज को लैंड करने के लिए। तो 5% तो नहीं होगा, 7.5% बिल्कुल सही है। देखिए जो हमारे 7.5% चाहे ANBC का हो या COB का हो, ये मिनिमम टारगेट है जो कि सेट किया गया है, और 10% भी क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला सवाल है कि RBI जो है अलग अलग PSL टारगेट सेट करती है माइक्रो एंटरप्राइज के लिए, तो वाई आर स्मॉल फॉरेन बैंक एग्जेम्प्टेड फ्रॉम हैविंग अ PSL टारगेट फॉर माइक्रो एंटरप्राइज? स्मॉल फॉरेन बैंक को क्यों एग्जाम्पशन मिला है? तो पहला कह रहा है कि SMF स्मॉल फॉरेन बैंक टिपिकली फोकस ऑन लार्जर बिजनेस एंड मे नॉट हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट माइक्रो एंटरप्राइज। देखिए ये सही जवाब है कि स्मॉल फॉरेन बैंक को जो है अलग अलग क्लाइंट को कैटर करता है, और इसके पास ब्रांच नेटवर्क नहीं है कि एक्सपर्टाइज नहीं है कि वो यूनिक रिक्वायरमेंट को हैंडल कर सके माइक्रो एंटरप्राइज का। ये सही जवाब है। अगला कह रहा है कि विच कैटेगरी ऑफ बैंक हैज़ द लोएस्ट मिनिमम PSL टारगेट फॉर लैंडिंग टू वीकर सेक्शन? तो वीकर सेक्शन को लैंड करना है, सबसे कम PSL टारगेट किसको है? तो ऑप्शन ए कह रहा है डोमेस्टिक एंड फॉरेन बैंक, तो डोमेस्टिक एंड लार्ज फॉरेन बैंक, तो 12% का टारगेट है। ठीक है, SMF SFB का दोस्तों इसे एग्जाम्पशन मिला है, बिल्कुल सही है। और RRB जो है
इसे कितना मिला है, 15% मिला है। ठीक है, लेवल 2 के अगला कह रहा है कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया असाइंग हाई PSL टू टारगेट फॉर वीकर सेक्शन टू द RRB कंपेयर टू द डोमेस्टिक एंड लार्ज फॉरेन बैंक, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रीजन। तो सवाल है कि जो RBI है ये PSL ज़्यादा एलोकेट की है किसके लिए, वीकर सेक्शन के लिए RRB को, और एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक बैंक, ऐसा इसके पीछे क्या कारण है, सवाल ये पूछा जा रहा है आपसे। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। पहला ऑप्शन कर रहा है कि RRB है लार्ज ब्रांच नेटवर्क इन अर्बन एरिया, गलत है। RRB टिपिकली रूरल एरिया में फोकस होता है। बी कर रहा है कि RRB आर स्पेसिफिकली डिजाइन टू कैटर टू रूरल पॉपुलेशन वेयर वीकर सेक्शन आर मोस्ट प्रेवलेंट, ये बिल्कुल सही जवाब है। RRB को एस्टैब्लिश किया गया स्पेसिफिक पर्पस यही है कि रूरल कम्युनिटी को सर्व करे। वीकर सेक्शन इंक्लूडिंग स्मॉल फार्म, माइक्रो इंटरप्रेनर, लो इनकम हाउस होल्ड, ये सभी ज़्यादा कंसंट्रेटेड होते हैं इन सभी एरिया में, तो इसीलिए हायर PSL टारगेट को सेट किया गया है RRB के लिए। खासकर यदि हम बात करें 15% का टारगेट है डोमेस्टिक ये वीकर सेक्शन के लिए। अब सवाल है कि अपडेटेड MSME डेफिनेशन के अनुसार मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है किसी बिजनेस को माइक्रो क्लासिफाई करने के लिए वो कितना है, बहुत बढ़िया सवाल है। तो याद रखिएगा 0.5 करोड़ गलत है, 1 करोड़ सही है, 5 करोड़ कम है। ठीक है, 1 करोड़ सही आंसर है। तो माइक्रो एंटरप्राइज के लिए जो हमारा न्यू इन्वेस्टमेंट लिमिट रखा गया है वो 1 करोड़ है, टर्नओवर 5 करोड़ है। इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली MSME डेफिनेशन को रिवाइज किया। दोस्तों यदि आप इतना MCQ कर लेते हैं ना, कुछ भी नहीं छूटेगा, एक एक लाइन से MCQ बनाया गया है और उतना ही MCQ दिया जा रहा है जितना आप कर पाएंगे एग्जामिनेशन से पहले। तो यही कोर्स का एसेंस है, यही कोर्स का खासियत है। आपसे हर एक चीज़ में मैं करवा दूंगा जो तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप निश्चित रूप से 60+ मार्क्स लेकर जाएंगे। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है इस पार्टिकुलर क्रैश कोर्स में उस पर रिलाई करना है, उस पर विश्वास करना है, केवल उसी को फॉलो करना है, नथिंग एल्स, उसके अलावा कुछ और नहीं फॉलो करना है। इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली MSME के डेफिनेशन को रिवाइज किया। तो ये जो नया डेफिनेशन है वो कैसे ओल्ड से डिफर कर रहा है। द ओल्ड डेफिनेशन कंसीडर ओनली इन्वेस्टमेंट लिमिट व्हाइल द न्यू कंसीडर बोथ इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर। द ओल्ड डेफिनेशन हैज सेपरेट इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस व्हेयरएज द न्यू वन हैज कंबाइंड लिमिट। बिल्कुल सही जवाब है, ये सही आंसर है। मैंने पहले ही बताया है कि जो पुराना डेफिनेशन हुआ करता था ना, उसमें क्या होता था कि इन्वेस्टमेंट का अलग लिमिट था और सर्विसेज का अलग लिमिट था, इन्वेस्टमेंट टू मैन्युफैक्चरिंग ये मशीनरी एंड मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन आज के समय में क्या हुआ है कि दोनों का लिमिट को कंबाइन कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस वुड मोस्ट लाइकली बी क्लासिफाइड एज मीडियम एंटरप्राइज अंडर द न्यू MSME डेफिनेशन। आप मीडियम एंटरप्राइज को किसे कैटेगराइज करेंगे, चलिए ऑप्शन देखते हैं। अब बेकरी विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ 75 लाख एंड टर्नओवर ऑफ 4 करोड़। तो इन्वेस्टमेंट जो है मीडियम एंटरप्राइज का जो थ्रेशोल्ड होता है वो 50 करोड़ का होता है, उससे कम है ये नहीं होगा। फिर कह रहा है कि क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 15 करोड़ एंड टर्नओवर ऑफ 80 करोड़, ये सही जवाब है। ठीक है, तो 15 करोड़ और टर्नओवर 80 करोड़ जो है मीडियम एंटरप्राइज। इन्वेस्टमेंट लिमिट कितना है, इन्वेस्टमेंट लिमिट है 50 करोड़ और टर्नओवर लिमिट कितना है 250 करोड़। तो इसके अंदर में लाई कर रहा है, इसीलिए हमारा क्या होगा, मीडियम एंटरप्राइज होगा। तो आपको लिमिट याद रखना है, लिमिट सबका याद रखना है, 1, 5, 10। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जो हमारा नया MSME डेफिनेशन है भारत में, विच ऑफ द हाउ डज द गवर्नमेंट एम टू सिंप्लीफाई द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर MSME का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको गवर्नमेंट ने कैसे सिंप्लीफाई किया है। तो पहला क्या है कि बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ गवर्नमेंट स्कीम अवेलेबल टू MSME, बिल्कुल गलत है। तो दूसरा कह रहा है कि बाय इंट्रोड्यूसिंग एन ऑनलाइन पेपरलेस रजिस्ट्रेशन पोर्टल थ्रू द उद्यम पोर्टल, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए ये उद्यम पोर्टल लाया गया सरकार के द्वारा, जो कि ये की एलिमेंट है ऑनलाइन पेपरलेस रजिस्ट्रेशन, जो कि प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इंडियन गवर्नमेंट ने एक नया MSME डेफिनेशन को इंप्लीमेंट किया है जिसका गोल है कि हम MSME के कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ा सकें। तो ये जो नया डेफिनेशन है वो किस प्रकार से इसे अचीव करता है। पहला ऑप्शन कर रहा है कि बाय रिड्यूसिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर गवर्नमेंट सपोर्टेड प्रोग्राम, गलत है। बी कर रहा है कि बाय अलाउइंग स्मॉल बिजनेसेस टू ग्रो लार्जर विदाउट लूजिंग एक्सेस टू द बेनिफिट फॉस्टरिंग अ मोस्ट डायनेमिक एनवायरनमेंट। यही की एडवांटेज है नए डेफिनेशन का, बिजनेस जो है एक्सपेंड कर सकती है बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए, जिस कारण से एक कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप बनता है जहां पे लार्जर और एस्टैब्लिश MSME होते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल है कि व्हाई आर MSME कंसिडर्ड अ मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। MSME को मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्यों माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए कर रहा है कि दे रिक्वायर अ हाई स्किल वर्कफोर्स लीडिंग टू हाई जॉब क्रिएशन। देखिए हाई स्किल वर्कफोर्स जो है रेडिली अवेलेबल नहीं होते हैं, ना ही नेसेसरी होते हैं सारे MSME ऑपरेशन के लिए। ऑप्शन बी कर रहा है कि देयर लो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट अलाउ फॉर अ सेटिंग अप मोर बिजनेसेस जनरेटिंग मोर जॉब। देखिए दोस्तों, लो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट जो है MSME का, ये इनेबल करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस क्रिएट करें, जो कि मोर जॉब अपॉर्चुनिटी में ट्रांसलेट होता है। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है कि जॉब क्रिएशन के अलावा MSME कैसे इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। तो पहला ऑप्शन कर रहा है बाय फोकसिंग ऑन लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दैट रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट। तो MSME टिपिकली फोकस करता है स्मॉल वेंचर पे,
राइट, तो ये तो गलत है। फिर कह रहा है कि बाय फोकसिंग ऑन लार्ज, बाय प्रमोटिंग अ डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी एडॉप्शन। तो देखिए ये पैसेज में कहा गया है कि जो हमारा एमएसएमई का जो कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक ग्रोथ में, अलग अलग रेंज ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज के माध्यम से, उसका रोल इन टेक्नोलॉजी एडॉप्शन। फिर सी कह रहा है कि बाय ऑफरिंग फाइनेंशियल सर्विस एंड कॉम्पिटिंग डायरेक्टली विद एस्टैब्लिश बैंक। तो फाइनेंशियल सर्विस जो है प्राइमरी फोकस नहीं होता है एमएसएमई का, वो प्रोडक्ट में कम्पीट करेगा, सर्विसेज मार्केट में कम्पीट करेगा, बैंक के साथ डायरेक्टली कम्पीट नहीं करता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ एमएसएमई गोज बियॉन्ड जस्ट इकोनॉमिक बेनिफिट, हाउ डू दे कंट्रीब्यूट टू द बैलेंस एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट इन इंडिया बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। तो सवाल है कि जो हमारा एमएसएमई का इंपॉर्टेंस है वो इकोनॉमिक बेनिफिट के बियॉन्ड जाता है, तो कैसे वो बैलेंस और इंक्लूसिव डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट करता है? बाय कंसंट्रेटिंग देयर ऑपरेशन इन द मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी टू क्रिएट अ स्किल्ड वर्कफोर्स। ये गलत है। देखिए ऑपरेशन को कंसंट्रेट करना मेजर सिटी में ये बैलेंस डेवलपमेंट को प्रमोट नहीं करेगा। बाय इंकरेजिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अक्रॉस वेरियस रीजन, प्रमोटिंग ग्रोथ थ्रू आउट द कंट्री। तो ये पैसेज हाईलाइट कर रहा है कि हम एमएसएमई को स्टैब्लिश कर सकते हैं बहुत सारे रीजन में, जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को इंकरेज करेगा और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करेगा। ऑप्शन सी कर रहा है बाय फोकसिंग ऑन एक्सपोर्ट एंड इंटरनेशनल ट्रेड लीडिंग टू अ स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्रेजेंस। तो ये पैसेज एक्सपोर्ट को मेंशन नहीं कर रहा है, ग्लोबल प्रेजेंस को मेंशन नहीं कर रहा है। ठीक है, अगला सवाल है कि व्हाट आर सम ऑफ द फैक्टर दैट कैन एम्पावर एमएसएमई फॉर फर्दर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन इन इंडिया। पहला है स्ट्रिक्टर गवर्नमेंट रेगुलेशन। तो देखिए क्वालिटी कंट्रोल तो इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी कंट्रोल इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्ट्रिक्ट रेगुलेशन जो है ग्रोथ को हिंडर करेगा, ये गलत है। फिर बी कर रहा है कि इंक्रीज फोकस ऑन ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रोडक्शन एज अपोज टू न्यू टेक्नोलॉजी। ये भी गलत है, आपको नया टेक्नोलॉजी तो अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। एक्सेस टू डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलॉन्ग विद एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, ये बिल्कुल सही जवाब है। देखिए फाइनेंशियल बैकिंग होना चाहिए डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर कहा जा रहा है कि पॉसिबल रीजन फॉर रिसेंट ग्रोथ इन द बैंक क्रेडिट एक्सेस फॉर एमएसएमई। तो बैंक का जो क्रेडिट एक्सेस हुआ है उसके पीछे क्या पॉसिबल रीज़न है? तो ऑप्शन को जरा देखते हैं। लेट्स सी द ऑप्शन दैट वी हैव। तो पहला ऑप्शन कर रहा है हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रिक्ट रेगुलेशन फॉर लोन अप्रूवल, गलत है। एक्सटेंशन ऑफ इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्लियरली कहा है कि जो इमरजेंसी लाइन क्रेडिट गारंटी स्कीम है ना, फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये एक पॉसिबल रीजन है कि क्यों बैंक का जो लैंडिंग है एमएसएमई में बढ़ा है। याद रखिएगा ये जो सरकार के द्वारा गारंटी दी जाती है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ये कारण है। दूसरा सवाल है कि हमारा एमएसएमई सेक्टर का की स्ट्रेंथ क्या है? पहला कह रहा है इट फोकस ऑन लिमिटेड रेंज ऑफ ट्रेडिशनल प्रोडक्ट एंड सर्विस, इट इज ability to cater to domestic and international market with diverse range of offering, it primarily functioning in large urban area neglecting rural market। ए और सी तो साफ गलत है। देखिए हमारा जो प्रोडक्ट एंड सर्विस भरा है, डाइवर्सिटी हुआ है ना एमएसएमई का, उसका जो क्षमता बढ़ा है कि वो डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट को कैटर कर सके, इस कारण से क्या हुआ है कि यही हमारा एमएसएमई सेक्टर का की स्ट्रेंथ है। अगला सवाल है कि किस प्रकार से एमएसएमई कंट्रीब्यूट करता है इंडिया का जो एक्सपोर्ट टारगेट है उसको, इन भारत का जो एक्सपोर्ट टारगेट है उसको एमएसएमई कैसे कंट्रीब्यूट करता है? पहला कह रहा है कि बाई competing directly with large corporation in the export market। फिर बी कह रहा है, तो ये कह रहा है कि डायरेक्टली कम्पीट करता है लार्ज कॉर्पोरेशन के साथ एक्सपोर्ट मार्केट में, बाय यूटिलाइजिंग गवर्नमेंट स्कीम लाइक द क्रॉस बॉर्डर ट्रेड फैसिलिटेशन, बाय फोकसिंग प्राइमरीली ऑन इंपोर्टिंग गुड एंड रॉ मटेरियल। तो देखिए इसको समझिए, बहुत अच्छा सवाल है कि हमारा एमएसएमई का जो रोल है एक्सपोर्ट में वो कैसे बढ़ा है। वो कुछ गवर्नमेंट का स्कीम गाया जैसे कि CBFT स्कीम, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड फैसिलिटेशन प्रोग्राम, इस स्कीम के कारण जो है एमएसएमई का रोल एक्सपोर्ट प्रोडक्ट में बढ़ा है। अगला सवाल है कि जॉब क्रिएशन के अलावा दूसरा एडवांटेज क्या एमएसएमई का है एज कंपेयर टू लार्ज कंपनी? ऑप्शन ए कर रहा है कि एमएसएमई हैज अ मोर कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट स्ट्रक्चर अलाउइंग फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी, एमएसएमई रिक्वायर्ड अ हाई स्किल वर्कफोर्स लीडिंग टू अ हायर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, एमएसएमई ऑपरेट विद अ लो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट मेकिंग देम मोर रिसोर्स एफिशिएंट। देखिए दोस्तों इन्वेस्टमेंट एफिशिएंसी जो है एमएसएमई का काफ़ी ज़्यादा है, इसमें रिलेटिवली लोअर कैपिटल चाहिए एज कंपेयर टू लार्जर कंपनी। इससे क्या होता है कि सेटअप फास्टर होता है, पोटेंशियली हम लोग मार्केट के चेंज को क्विकली अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे की पॉइंट क्या है कि लो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, राइट। अगला सवाल है कि जॉब क्रिएशन के अलावा एमएसएमई का क्या सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है इंडिया जीडीपी में? तो पहला ऑप्शन कर रहा है कि दे रिप्रेजेंट अ लार्जर पोर्शन ऑफ द हाई स्किल वर्कफोर्स इन इंडिया, दे कंट्रीब्यूट अ सब्सटेंशियल शेयर ऑफ द इंडिया मैन्युफैक्चर्ड आउटपुट एक्सपोर्ट, द प्राइमरी फोकस ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी। देखिए दोस्तों साफ साफ कहा गया है कि एमएसएमई का जो कंट्रीब्यूशन है ना हमारा मैन्युफैक्चर्ड आउटपुट का, वो पता है कितना है? 45% है, 45%। ये डेटा आपको पता होना चाहिए, ये मैंने आपको थ्योरी पोर्शन में भी समझाया था। तो एमएसएमई का जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया के मैन्युफैक्चर्ड आउटपुट में वो लगभग 45% है और लगभग 40% से ज़्यादा एक्सपोर्ट का,
ठीक है, ये सिग्निफिकेंटली इंडिया के जीडीपी को क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही जवाब है। अगला सवाल है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है, इन्होंने एम्बिशियस टारगेट सेट किया है एमएसएमई सेक्टर के लिए। अभी सवाल है कि ये टारगेट है क्या। तो ऑप्शन ए करा है कि टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एमएसएमई ऑपरेटिंग इन रूरल एरिया, टू इंक्रीज द एमएसएमई कंट्रीब्यूशन टू द इंडिया जीडीपी टू 50% इन 2050, टू मर्ज स्मॉल एमएसएमई टू लार्ज कॉर्पोरेशन टू इंप्रूव एफिशिएंसी। देखिए साफ साफ कहा गया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है, इन्होंने गोल सेट किया है कि वो जो एमएसएमई सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया जीडीपी में, उसको बढ़ाकर 50% तक ले जाएंगे 2025 तक। अगला सवाल है कि क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि हमने रिवाइज एमएसएमई डेफिनेशन को किया, जो कि भारतीय सरकार ने 2020 में लाया। टू इंपोज स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, टू एक्सपेंड द कवरेज ऑफ एमएसएमई, टू इनकरेज मर्जर बिटवीन। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। साफ साफ कहा गया है कि जो रिवाइज डेफिनेशन है उसका एम यही था कि हम जो 99% इंटरप्राइज है उसे इंक्लूड कर सके, और जो हमारा क्लासिफिकेशन है उसको सिंप्लीफाई कर सके, जो हमारा डिस्टिंक्शन था मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के बीच में उसको हटा सके। अगला सवाल है कि जो रिवाइज डेफिनेशन है उसके बियॉन्ड कौन सा गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जो कि स्पेसिफिकली टारगेट करता है एमएसएमई को सपोर्ट करने में ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। पहला कह रहा है आत्मनिर्भर भारत अभियान, दूसरा कह रहा है आत्मनिर्भर भारत अभियान अर्जेंट सपोर्ट ड्यूरिंग पैंडेमिक, रिसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर एमएसएमई। याद रखिए कि जो हमारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज था वो सबसे इंपॉर्टेंट हेल्प किया था। दूसरा सवाल है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट स्कीम लाया किस को सपोर्ट करने के लिए। लार्ज स्केल टेक्निकल स्टार्टअप, खादी इंस्टीट्यूशन बाय फैसिलिटेटिंग बैंक लोन एट कंसेशनल रेट, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस ऑल सेक्टर, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू टैक्स ब्रेक। याद रखिए ये जो ISEC है यानी इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है, ये लाया ही गया था खादी इंस्टीट्यूशन के लिए। ऑप्शन डी इसका, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दूसरा सवाल है कि स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव का एम है कि हम इसमें से क्या अचीव करें। फास्टर एंड ईजियर बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, इंक्रीज एक्सेस टू द फंडिंग फॉर एंटरप्रेन्योर, ज्योग्राफिकल कंसल्टेशन ऑफ स्टार्टअप इन मेजर सिटी, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू जॉब क्रिएशन। दोस्तों ये जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम है ना, इसका मेन पर्पस क्या है। इसका मेन पर्पस है कि ऑप्शन ए जो कह रहा है कि फास्टर एंड इजियर बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ये कोर ऑब्जेक्टिव है स्टार्टअप इंडिया का। ऑप्शन बी जो कह रहा है कि फंडिंग बढ़ाना, तो ये भी हमारा दूसरा की गोल है ताकि स्टार्टअप जो है फंडिंग को सिक्योर कर सके। ऑप्शन सी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है, कि हम ज्योग्राफिकल कंसल्टेशन करें स्टार्टअप इन मेजर सिटी, ये गलत है। हम टियर 1 सिटी के बियॉन्ड भी उसको ले जाएं, ये हमारा मेन पर्पज है। ऑप्शन डी जो कह रहा है कि हमारा प्रमोशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी सही है। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि कौन सा अचीव नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी अचीव नहीं करेगा। अगला सवाल है स्टार्टअप इंडिया स्कीम फाइनेंशियल सपोर्ट किस लोन के फॉर्म में किसे ऑफर करता है, ठीक है। तो सॉरी, स्टैंड अप इंडिया, नॉट स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ऑल इंडिया बिजनेस इन रूरल एरिया। देखिए दोस्तों ऑप्शन ए गलत है। स्टैंड अप इंडिया स्पेसिफिक डेमोग्राफी को टारगेट करता है, सारे नए बिजनेस को टारगेट नहीं करता है। ऑप्शन बी कह रहा है एग्जिस्टिंग बिजनेस फेसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टी, ये भी इस स्कीम का फोकस नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि SC ST इंडिविजुअल एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर फॉर स्टार्टिंग न्यू वेंचर, बिल्कुल सही जवाब है। स्टैंड अप इंडिया जो है लोन स्पेसिफिकली SC ST इंडिविजुअल को प्रोवाइड करता है। ऑप्शन डी कर रहा है लार्ज कॉर्पोरेशन, ये भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्रोडक्टिव लिंक इंसेंटिव स्कीम है, इसका क्या प्राइमरी पर्पज है। ऑफर लो रेट लोन टू द स्मॉल बिजनेस, इनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द सर्विस सेक्टर, प्रमोट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर, सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रिंग न्यू बिजनेस। देखिए ऑप्शन ए जो कर रहा है कि ऑफर लो इंटरेस्ट लोन, ये हमारा फोकस नहीं है। ऑप्शन बी कर रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को सर्विस सेक्टर में इंकरेज करना, ये जो है PLI जो है अलग सर्विस सेक्टर को टारगेट करता है, राइट। PLI का फोकस है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। प्रमोट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर, ये सही जवाब है। PLI क्या करती है कि जो डोमेस्टिक कंपनी है उसे इंसेंटिवाइज करती है ताकि वो ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर सके स्ट्रेटेजिक सेक्टर में। ऑप्शन डी गलत है, ठीक है। ऑप्शन डी क्या कर रहा है कि सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ रजिस्टरिंग न्यू बिजनेस, ये तो उद्यम पोर्टल की बात हो गई। अच्छा, अगला सवाल है कि एक स्मॉल बेकरी जो है डिलेड पेमेंट फेस कर रहा है सरकार से, वो किस गवर्नमेंट स्कीम को यूटिलाइज कर सकता है कंप्लेंट फाइल करने के लिए। उद्यमी मित्र पोर्टल सिडबी, MSME संबंध, MSME डिलेड पेमेंट पोर्टल, डिजिटल MSME स्कीम। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, आपने समझा है या नहीं समझा है वो चेक कर लेगा। देखिए ये जो MSME पहला कर रहा है उद्यमी मित्र पोर्टल, तो इसका फोकस होता है क्रेडिट एक्सेस पे और सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करता है, कंप्लेंट को हैंडल नहीं करता। MSME संबंध मॉनिटर करता है प्रोक्योरमेंट फ्रॉम MSME, ये पेमेंट डीलों को रिजॉल्व नहीं करता। फिर सी कर रहा है कि MSME डिलेड पेमेंट पोर्टल, ये बिल्कुल सही जवाब है। MSME डिलेड पेमेंट पोर्टल स्पेसिफिकली इंपावर करता है स्मॉल बिजनेसेस को कि वो कंप्लेंट रजिस्टर करे रिगार्डिंग डिलेड पेमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट बॉडी।
ऑप्शन डी कर रहा है डिजिटल एमएसएमई स्कीम, ये क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सेस प्रोवाइड करता है, ये पेमेंट डीलर को एक्सेस नहीं करता, एड्रेस नहीं करता। अगला सवाल कर रहा है कि जो एमएसएमई टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है वो नया टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना चाह रही है ताकि प्रोडक्शन एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सके, कौन सा गवर्नमेंट स्कीम है वो उसको हेल्प करेगा। पहला कर रहा है उद्यमी मित्र पोर्टल, तो ये पोर्टल ऑफर करता है वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, जिस कारण से देखिए ऑप्शन ए जो है ना ये वाइड रेंज ऑफ पोर्टल ऑफर करता है, ऑप्शन ए फाइनेंशियल सर्विस ऑफर करेगा, लेकिन ये गारंटेड नहीं है कि सब्सिडीज भी इंक्लूड करे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए। एमएसएमई संबंध जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफर नहीं करता, राइट। मैंने अभी आपको बताया संबंध का क्या मतलब है। एमएसएमई संबंध केवल एमएसएमई के प्रोक्योरमेंट को मॉनिटर करता है। डिजिटल एमएसएमई स्कीम का क्लाउड कंप्यूटिंग पे फोकस है, लेकिन ये जो CLCSS स्कीम है, ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये सब्सिडीज प्रोवाइड करता है एमएसएमई टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए, जिस कारण से डायरेक्ट फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है इस सिनेरियो में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। तो दोस्तों ये था हमारा कंप्लीट डिस्कशन ऑन यूनिट नंबर 4। कैसा लगा आपको सेशन जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपको यदि इस प्रकार का वीडियो हर एक सेशन के लिए चाहिए ये तो आप हमारे IAFS के क्रैश कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। आपको दोस्तों 40% का डिस्काउंट दिया जाएगा इस क्रैश कोर्स में। विशेष जानकारी के लिए मुझे व्हाट्सएप करें, इस नंबर पे, नंबर आपके स्क्रीन पे शो किया जा रहा है, नहीं तो आप मुझे हमारे ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अवेलेबल है। धन्यवाद।